सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए रखा गया। कराची में 6 अहम मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। फॉरेन प्रोजेक्ट सस्टेनेंस से 97 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। येलो लाइन BRT प्रोजेक्ट के लिए 27 अरब रुपए रखे गए। वाटर कॉर्पोरेशन की बेहतरी के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट के क्लिक प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुशखबरी सुना दी। काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी सूबे भर से बजट तजावीज़ हासिल की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जो है नए माली साल का बजट पेश होने जा रहा है। जो मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर सिंध भी हैं, वो आज ये 3 बजे जो है बजट जो है सिंध बजट पेश करेंगे। आज अहम इजलास हुआ है और इजलास में जो है चीफ सेक्रेटरी सूबाई वज़ीर और ये दीगर शामिल थे। और जिसमें बताऊं कि इजलास में सिंध के काबीना ने आइंदा माली साल के बजट के लिए 3,451 अरब रुपए का मजमूई कुल हजम जो है सिंध बजट का वो मंजूर कर दिया है। और यहाँ बताते चलें कि अहम फोकस किया गया है। जैसे कि हम कराची शहर की भी बात की जाए तो कराची शहर के लिए सिंध हुकूमत ने 6 अहम मनसूबों के लिए बड़ा ऐलान किया है और तमाम बजट में रकम रखी है। मजमूई तौर पर फ़ॉरेन असिस्टेंट के ज़रिए जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो फ़ॉरेन फंड्स के ज़रिए तकरीबन 110 अरब रुपए 6 अहम मनसूबे जो कराची के जारे मनसूबे हैं उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। जिसमें रेड लाइन है, येलो लाइन है, जिसमें कराची की जो पानी की सप्लाई की बेहतरी के लिए सर्विसेज के लिए भी अरबों रुपए रखे गए हैं। और इस दफ़ा देखा जाए सिंध हुकूमत की जानिब से यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने हिदायत दी थी कि कराची के मनसूबों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है मुख्तस की जाए। यहाँ ये बताता चलूँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस वक्त, चाहे मेयर कराची हों और मुराद अली शाह, उन्होंने भी इजलास में जब ये बात हुई है कि वफाक की जानिब से सिंध को के हिस्से की बात की जा रही थी। और यहाँ पर मैं बताऊँ सबसे अफसोस का मुकाम ये है कि वफाकी हुकूमत के बजट में कराची के लिए सिर्फ 3 अरब 25 करोड़ रुपये K4 मनसूबे, जो सबसे बड़ा K4 मनसूबा है, 65 करोड़ गैलन का पानी का मनसूबा है, उसके लिए सिर्फ आइंदा माली साल के बजट में वफाकी बजट में 3 अरब 35 करोड़ रुपए रखे गए। जिसके ऊपर हर जगह से सवाल उठ रहे हैं। कराची वो शहर मेगा सिटी है जो कि 2 पोर्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स की मद में कराची के जो इम्पोर्टर्स हैं वो तकरीबन वफाक को 350 अरब रुपए टैक्स कमा के देता है, जो कि 1.85% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स बनता है। 70 अरब डॉलर का अगर आप इम्पोर्ट निकालते हैं, $282 से आप उसको ज़रब दें तो मजमूई तौर पर जो रकम बनती है उसका 1.85% 350 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में कराची से कमाती है वफाकी हुकूमत, लेकिन कराची को कुछ नहीं दिया। साथ ही देखा जाए सिंध हुकूमत ये भी कई बार ये सवाल उठाया कि वफाक की जानिब से जो है बर वक्त जो है फंड ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मनसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं। और यहाँ बताऊँ कि सबसे अहम बात कि जो सिंध के बजट में जो सालाना सूबे का जो तरक्याती प्लान है वो 520 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं। और यहाँ ये बताऊँ कि जारी मनसूबे जो सिंध हुकूमत के हैं जो आइंदा माली साल में जो शिफ्ट हो रहे हैं 3,161 अरब रुपए हैं, उसके लिए जारी मनसूबों के लिए 331 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और सिंध हुकूमत ने अब जो आइंदा माली साल के बजट के लिए तकरीबन जो है 481 नए मनसूबे जो है शामिल किए हैं, जिसमें कराची के मुख्तलिफ मनसूबे शामिल हैं, उससे 188 अरब रुपए की रकम रखी गई है। और यहाँ मजमूई तौर पर देखा जाए, मजमूई तौर पर जो आइंदा माली साल के बजट में सिंध हुकूमत के जो हिस्से में जो है 3,642 जो है मनसूबे हो जाएंगे, जिसमें 3,161 जो है जारी मनसूबे हैं और जो नए मंसूबे हैं वो तकरीबन 481 मंसूबे हैं। उसका अगर इम्पैक्ट देखें हम तो मजमूई तौर पर जो ये देखा जा रहा है कि वफाक की जानिब से बर वक्त जो है फ़ंड मुंतकिल ना होने से जो मंसूबे में ताख़ीर होती है, जैसे कि K4 मंसूबा है और सीवरेज का जो बड़े मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं, जो कि बर वक्त बड़े फंड्स नहीं मिलते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ K4 मनसूबा जो कि उसके लिए अरबों रुपए के फ़ंड दरकार थे, जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह ने अहम जो इजलासों में भी ये कहा था कि वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया था कि इसके लिए ज़्यादा फ़ंड चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 3 अरब 25 करोड़ रुपए रखे गए। मेयर कराची ने भी इसके ऊपर सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि कराची को उसका हक जो है वफाक की जानिब से नहीं दिया गया। यहाँ बताता चलूँ कि इस दफ़ा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, कहा जा रहा है कि 11,800 अरब रुपए कलेक्शन होने जाने, जिसमें कराची का हिस्सा बताऊँ कि कराची जो है मजमूई तौर पर जो है 6,000 अरब कमा कर देगा मुख्तलिफ की मद में, रेवेन्यू की मद में, लेकिन कराची के लिए वफाक की जानिब से कोई बड़े फंड जो नहीं रखे गए। कराची 2 करोड़ से आबादी से जायद का सबसे बड़ा
इस मुल्क का शहर है, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्पोर्टर और जो ये माल की तरसील में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस शहर को जो है उसको इन्होंने जो है नज़रअंदाज किया है। और यहाँ पे देखा जाए आज जो सिंध का बजट आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजलास में भी, काबीना के इजलास में सवालात उठाए गए थे कि यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, जो हमारे सोर्सेस ने कहा है कि यही एक बार फिर बात हुई है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन मुराद अली शाह जो CM हैं सूबे के, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हमें ये जो मंसूबे हैं उनके लिए फ़ंड्स जो हैं हर सूरत जो उसको रखने होंगे, चाहे हमें अपने अखराजात कम करने पड़ें। और यहाँ देखा जाए कि अभी ये जो सिंध का बजट आज 3 बजे पेश होगा, 3,451 अरब रुपए का कुल हजम है। उसमें देखा जाए जो फोकस किया गया है कि यहाँ पे कराची के मंसूबे हों, सिंध के मंसूबे हों, जो कि जारी मंसूबे 3,641 टोटल मंसूबे हैं, 3,161 जो है जारी मंसूबे हो रहे हैं, 481 नए मंसूबों का ऐलान सिंध हुकूमत बजट में करने जा रही है। और जो प्लान देखा जा रहा है कि किस तरीके से इस मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। यहाँ फिर बोलूँ कि वफाक की जानिब से, जैसे कि हम बोलें कि सिंध सबसे ज़्यादा जो है गैस पैदा करता है, उसके बावजूद जो गैस की रॉयल्टी है वो सिंध को नहीं मिलती है। जो मुराद अली शाह ने यह भी सवाल उठाया था कई बार कि वफाक की जानिब से जो हिस्सा है अगर नहीं मिलेगा तो हमारे प्रोजेक्ट जो मुकम्मल नहीं होते। तो यहाँ सिंध के जो बासी हैं, जो आवाम है, वो सवालात उठाती है कि मंसूबे क्यों नहीं मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस दफ़ा जो फोकस किया गया है कि जो गैर मुल्की जो फ़ंड्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे सबसे ज़्यादा जो है फ़ंड्स लिए जाएंगे। 97 अरब रुपए जो है मंसूबे, जो कराची के 6 बड़े मंसूबे हैं उसके लिए लेने जा रहे हैं, जिसमें 13 अरब रुपए सिंध हुकूमत अपना हिस्सा देगी। तो तकरीबन 110 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं उसके लिए रकम सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के लिए रखी गई है। और जो सोर्सेज ने कहा है, अहम इजलास में ये भी कहा गया था कि जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा था कि जो तमाम मंसूबे हैं उसके लिए फंड्स किसी भी सूरत जारी किए जाए, कराची को फोकस किया जाए। इस बजट में नज़र आ रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो कराची को फोकस होने जा रहा है। और लेकिन एक बार फिर जैसे बताएं, जो बड़े जो मंसूबे हैं जिसमें वफाक ने हिस्सा देना था, फिर अफसोस का मुकाम यह है कि वफाक की जानिब से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ये वो शहर है जो कि 60% से ज़ायद जो रेवेन्यू कमा के देता है। ये वो शहर है जहाँ 24,000 सनतें, ये वो शहर है, 7 इंडस्ट्री जोन है। पूरे मुल्क में कहीं 7 इंडस्ट्री जोन नहीं है, लेकिन अब जो बजट आ रहा है वफाक की जानिब से उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो जो है बिजनेस कम्युनिटी हो, कराची चैम्बर हो, 7 इंडस्ट्री जोन हो, उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ पे जब पैसे नहीं मिलेंगे तो सिंध हुकूमत भी अपना काम कैसे करेगी। तो यहाँ वो भी ये मुतालबा करें कि बजट में जहाँ भारी टैक्सेस लगाए गए हैं वो टैक्सेस का हिस्सा जो कुछ कराची को दिया जाए। वफाक को भी अपना जो अहम किरदार अदा करना होगा। लेकिन देखा जाए वफाकी बजट में कराची के लिए कोई बड़े मंसूबे नहीं रखे गए। अफसोस का मुकाम यह है कि यहाँ पे जो CM सिंध हैं मुराद अली शाह, उन्होंने भी सवाल उठाया है और जो मेयर कराची ये भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में जो बड़ा फंड कराची के लिए नहीं रखा गया है। लेकिन बरक्स उसके देखा जाए, जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, उन्होंने जैसा कि हिदायत की गई थी, तो यहाँ पे देखा जाए सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के 6 बड़े मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए रखे गए हैं। और यहाँ जो उनको फॉरेन फंडेड जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 97 अरब रुपए के फंड्स वसूल किए जाएंगे, जो कि अगले 12 महीने में कहा जा रहा है। और सिंध हुकूमत अपना 13 अरब रुपए फंड वसूल करेगी। और देखा जाए पंजाब के बनस्बत सिंध की बात की जाए, पंजाब बड़ा सूबा है, सर्विसेज सेक्टर से उसे सिंध से ज़्यादा रेवेन्यू कमा के मिलता है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वफाक की है पंजाब को। वहाँ बड़े मंसूबे के सपोर्ट किए गए, पानी के मंसूबे हों, सड़कों के मंसूबे हों, दीगर मंसूबे हों, वफाक ने बड़ी सपोर्ट की है। लेकिन जब सिंध की बात आती है, सिंध में जो शहर हैं वफाक की जानिब से, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात की जाए और कराची से जो सक्कर मोटरवे का वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, लेकिन बड़े फंड्स नहीं रखे गए। और जब बड़े फंड्स नहीं होंगे तो मोटरवे जबकि वफाक का हिस्सा बनता है, वफाक को बनाना है, वो नहीं बन पाएगा। और बजट में भी अगर आप स्पीच में देखेंगे जो सिंध जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिए। बजट पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं अपने नुमाइंदे आजिज जमाली की जानिब। आजिज, बताइएगा कि इस दफा भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो रकम रखी गई है। हर साल की तरह इस दफा भी ये रकम रखी तो गई है, लेकिन यूटिलाइज नहीं होती, हम देखते हैं। और इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो ताखीर का शिकार होते हैं और इकोनॉमी पे मजीद बोझ बनते हैं। तो इस साल क्या गारंटी है कि ये प्रोजेक्ट्स टाइमली खत्म हो जाएंगे? जी देखिए, इस वक्त मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और यहाँ पर असम्बली में आज से पहर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नए माली साल का बजट
पेश करेंगे। बजट का कुल हजम तो सामने आ गया है जो 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए है, और इसमें जो कुल तरक्याती जो बजट है वो 1,018 अरब रुपए का है। दीगर पूरा गैर तरक्याती बजट होगा। जो तरक्याती बजट है उसमें जो एक एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं सूबाई तरक्याती प्रोग्राम, उसके लिए जो है 520 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं बजट में। जबकि अज़ला का जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यहाँ पे वफाक से कम रकम मिलने की वजह से वफाकी हुकूमत के 76 अरब रुपए के तरक्याती ग्रांट्स का तखमीना लगाया गया है, जबकि गैर मुल्की जो इमदाद मिलती है जिस पे मंसूबे चलते हैं वो 366 अरब रुपए उसका तखमीना है। वफाकी ग्रांट्स और गैर मुल्की इमदाद समेत कुल तरक्याती बजट जो है इस तरह 1,018 अरब रुपए का बनता है, जबकि नए माली साल के बजट में 3,856 तरक्याती स्कीमें शामिल हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि 566 नई स्कीमें होंगी। पहली बार स्कूल के हेड मास्टर्स को माली इख्तियारात दिए जा रहे हैं बजट में बाकायदा, और बताया जा रहा है कि 34,000 स्कूलों के हेड मास्टर्स को बराह रास्त फंड्स जारी किए जाएंगे, जबकि MNS और MPS के जो तरक्याती फंड्स हैं उसके लिए बजट में 45 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स के लिए 7 अरब रुपए। तालीम का जो तरक्याती बजट है वो 32 अरब से बढ़ाकर इस बार 38 अरब रुपए मुख्तस किया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत का जो तरक्याती बजट है 18 अरब रुपए से बढ़ाकर 21 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये तो हुआ तरक्याती बजट का चार्ट जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। बात ये है कि ये जो 3,451 अरब 27 करोड़ रुपए का बजट है, हर साल जब बजट मंजूर होता है तो एक ज़िमनी बजट भी मंजूर होता है, यानी रवा माली साल का एक ज़िमनी बजट भी आज ही असम्बली में मंजूर करवाया जाएगा। ये जो अखराजात होते हैं ज़िमनी बजट इसलिए पेश होता है, अखराजात बढ़ जाते हैं। ये 3,451 अरब 87 करोड़ का जो बजट है ये बढ़ जाएगा जब साल पूरा होगा। नया माली साल अब जो 1 जुलाई से शुरू होगा, ये साल जब मुकम्मल होगा आने वाले साल तक, तो ये बजट बढ़ चुका होगा। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो तरक्याती बजट होता है वो 100% इस्तेमाल नहीं होता। मैं गुज़िश्ता कई बरसों से बजट को कवर करता हूँ और हर साल यही सूरत हाल होती है कि मुकम्मल तरक्याती बजट जो होता है वो खर्च नहीं होता, बल्कि बाज़ तो ऐसी स्कीमें होती हैं जिनको हाथ भी नहीं लगाया जाता। और वो आप देखिएगा आज जब नया बजट आएगा उसमें कुछ ऐसी स्कीमें होंगी, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे ज़रूर बजट पेश होने के बाद। कुछ ऐसी स्कीमें होंगी जो गुज़िश्ता बरस की, हालांकि जो रवा माली साल है उसमें कोई भी नई स्कीम शामिल नहीं की गई थी 2024 और 25 के बजट में। अलबत्ता 2023 और 24 के बजट में कुछ ऐसी नई स्कीमें शुरू की गई थी जो 2024 और 25 में शुरू ना हो सकी। अब 2025 और 26 बजट में आप देखेंगे कि दोबारा वही स्कीमें शामिल होंगी। तो इससे साबित ये होता है कि उन स्कीमों के जो पैसे होते हैं, उनका जो बजट होता है वो खर्च नहीं होता। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि मुख्तलिफ महकमे 100% बजट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से अभी हम यकीनन ये भी बताएंगे बजट पेश होने के बाद कि कितने ऐसे मंसूबे हैं जिनकी रकम लैप्स हो जाती है। रकम लैप्स होने का मतलब ये होता है ख़र्च न होने की वजह से ये रकम वापस सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाती है। तो ऐसे अभी भी इस साल ये जो ख़त्म होने वाला माली साल है, इस साल भी लातादाद ऐसे मंसूबे हैं जिनके लिए पैसे रखे गए थे लेकिन वो मंसूबे शुरू नहीं हुए। लाजमी 30 जून तक अगर मंसूबे शुरू नहीं होंगे तो उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फिर करते क्या हैं कि ये जो जून का महीना है इसमें बहुत सारी स्कीमें एक ही मंथ में तेज़ी के साथ मंसूबे शुरू किए जाते हैं ताकि रकम को यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन ये तरीका जो है वो गलत होता है। पूरा साल होता है, इन स्कीमों को पूरे साल में शुरू करना चाहिए ताकि इनकी जो रकम है वो लैप्स ना हो। रही बात गैर तरक्याती अखराजात की, आपने देखा ना 3,451 अरब रुपए का बजट है जिसमें सिर्फ 1,018 अरब रुपए तरक्याती हैं। अब बाकी आप समझें कि 2,000 अरब से ज़्यादा जो होगा वो गैर तरक्याती अखराजात पे ख़र्च होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि गैर तरक्याती अखराजात कम किए जाएँ। इसमें एक अहम मद होता है तनख्वाहों का,
تو اس بار ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، اب تک اس کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں 15% تک تنخواہوں میں اضافے کا امکان ہے اور 10% تک پینشن میں اضافے کا امکان ہے۔ اب یہ تو بجٹ جب اناؤنس ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ ذرائع کی خبر ہے کہ وفاقی اعلان کی نسبتاً صوبہ سندھ میں ذرا تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ بہرحال یہ 10 سے 15% تک ہونا ہے۔ 10% تو وفاقی حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا پہلے سے۔ اب اس میں سندھ حکومت جو اضافی کرے گا وہ اپنے بجٹ سے خرچ کرے گا۔ لازمی ہے کہ ہر محکمے کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ ملازمین کے تنخواہوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ اب جب تنخواہ بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان محکموں کا اخراجات بھی بڑھیں گے، خرچے بھی بڑھیں گے۔ تو اب یہ صورتحال ہے بجٹ کا۔ بجٹ آج شام 3 بجے سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس کی جو ہے اب سندھ کابینہ نے اس بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ابھی بھی سندھ کابینہ کا اجلاس جاری ہے اور سندھ کابینہ نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کو اچھی خوشخبری ملے گی۔ یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا، اور یہ بھی کہا ہے کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایات کی روشنی میں جو ہے وہ سندھ بجٹ بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ امید دلائی ہے کہ سندھ کے بہت سارے نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریباً 520 نئے منصوبے صوبے میں شروع کیے جا رہے ہیں، جس میں کراچی کے 6 سے 8 نئے منصوبے شامل ہیں۔ جی، سندھ حکومت کی جانب سے آج نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ عوام کو بڑا ریلیف ملنے کی امید ہے۔ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے عاجز جمالی اور بیورو چیف اشرف خان۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ سندھ حکومت کی جانب سے آج نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ محمدی فرنیچر مارکیٹ کے تاجروں نے سندھ حکومت سے بجٹ میں ریلیف مانگ لیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ذیشان گجر کہتے ہیں کہ وفاق کے بجٹ سے تاجروں کو مایوسی ہوئی ہے، جبکہ صوبائی بجٹ میں ریلیف کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، بتائیے گا۔ جانب سے آج نئے مالی سال کا بجٹ سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ کا حجم جو ہے وہ 3100 ارب روپے سے زائد کا ہے۔ اس بجٹ کے حوالے سے تاجر برادری کا کیا جو ہے وہ عزم ہے، کیا توقعات وابستہ ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معروف تاجر رہنما جو کہ صدر بھی ہیں محمدی فرنیچر مارکیٹ منظور کالونی کے چودھری ذیشان گجر۔ ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے، کیا توقعات وابستہ ہے، کیا عزم ہے اس بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ وفاقی بجٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج سندھ حکومت جو ہے وہ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے تاجر بہت مایوس ہوئے، اور جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ ویژنز تھے کہ جی حکومت جو ہے ہمارے لیے کچھ اقدام ایسا کرے گی کہ تاجر جو ہے پھلیں گے پھولیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اس کے اندر جو ہے مزید ہم پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور آج ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اچھے اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جس طریقے سے کچھ عرصے پہلے یعنی کہ کچھ دنوں پہلے جو ہے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بوجھ کو ہٹایا نہیں جا رہا، اور اگر یہی حالات رہے تو عوام جو ہے اس طرح پستے چلی جائے گی۔ اس ٹائم تاجر برادری اپنی جو ہے وہ توجہ اور اپنی نگاہ جو ہے وہ مرکوز کیے بیٹھے ہیں اور ریلیف کے منتظر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف ریلیف چاہیے ٹیکس کی مد میں، کہ ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے، مختلف جو ٹیکسز ہیں جو کہ ڈبل ڈیجٹ میں ہیں ان کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے۔ جی، باپ کا اپنے ہی بیٹے کو چاقو اور ہتھوڑے سے قتل کرنے کا مقدمہ۔ سیشن عدالت شرقی نے ملزم کو 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزم کو 2 لاکھ روپے مقتول کے ورثہ کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں جھگڑے کے دوران باپ کا سگے بیٹے کو چاقو اور ہتھوڑے سے قتل کرنے کا الزام ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتول کے والد ملزم سعید کو 20 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ عدالت نے ملزم کو مقتول کے ورثاء کو 2 لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ ملزم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ استغاثہ نے قتل کا مقصد ثابت
ثابت نہیں کیا، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے وہ مقتول کا باپ ہے، اور عام حالات میں باپ بغیر اکسائے ایسے بیٹوں کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ سرکاری وکیل پرویز احمد قریشی کے مطابق قتل کا یہ واقعہ فروری 2023 میں آیا تھا۔ مقتول کے رشتہ دار کے مطابق ملزم نے گھر آ کر اعتراف کیا، بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے، جبکہ مقتول کی والدہ کے مطابق یہ جو ملزم ہے اس کا سابقہ شوہر تھا، اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے بار بار جھگڑے ہونے کے باعث اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ ملزم کے خلاف شارع فیصل میں قتل کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سٹی کورٹ میں سیکیورٹی سمیت انتظامی مسائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ اور محکمہ ورکس نے رپورٹ جمع کرا دی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز شمالی سے۔ جی ممتاز، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں جی، آج آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کراچی کی ضلعی عدالتوں میں سہولیات، سیکیورٹی سمیت دیگر معاملات سے متعلق دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ ضیاء ایوان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا درخواست گزار نے کہ رجسٹرار اور محکمہ وقف کی جانب سے رپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کر دی گئی ہے، اور 200 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے، اور رپورٹ میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو کراچی کی ضلعی عدالتیں ہیں وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، لہٰذا وہاں پر ترقیاتی کاموں کی اشد ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر 4 ارب روپے کی جو بجٹ ہے وہ تجویز دی گئی ہے کہ 4 ارب روپے کی یہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے، تبھی صورتحال جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عدالت نے رپورٹ کو کیس کا حصہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے درخواست کی مزید سماعت گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کا یہ بھی موقف ہے کہ اس سے قبل پولیس کی جانب سے بھی رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں بھی حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں کہ جو واک تھرو گیٹ ہیں وہ بھی ناکارہ ہیں، CCTV فوٹیجز بھی ناکارہ ہیں، سٹی کورٹ کے اندر منشیات جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں، اور دیگر جرائم جو ہے سٹی کورٹ کے اندر حدود میں ہوتے ہیں، یہ کہنا تھا درخواست گزار کے وکیل کا۔ لہٰذا انہوں نے عدالت سے یہی استدعا کی ہے کہ ان تمام سہولیات کو یقینی بنایا جائے اور سیکیورٹی سمیت دیگر مسائل کا فوری حل نکالا جائے۔ جی، سندھ پولیس کا میڈیکل الاؤنس ختم، فیصلے کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا۔ محکمہ خزانہ سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامہ سیکرٹری خزانہ فیاض حسین جتوئی کے حکم پر جاری کیا گیا۔ سیکشن افسر اشفاق احمد سولنگی کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوڑیو سے۔ جی آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے سندھ پولیس کا میڈیکل الاؤنس ختم کر دیا ہے۔ میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کے فیصلے کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ سندھ نے باضابطہ طور پر حکم نامہ جاری کر دیا۔ یہ حکم نامہ سیکرٹری محکمہ برائے خزانہ فیاض حسین جتوئی کے حکم پر جاری کیا گیا، جس کا محکمہ خزانہ کے سیکشن افسر اشفاق احمد سولنگی نے جو باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی اپنے دستخط سے جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ کابینہ نے 15 اگست 2024 کو میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ جو سندھ پولیس میں ہیلتھ انشورنس پالیسی کا نفاذ کرنے کے بعد کیا گیا تھا، جس کے باعث جو ہے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جب سندھ پولیس کا جو ہے ہیلتھ انشورنس پالیسی نافذ کر دی گئی، جس کے بعد اب میڈیکل الاؤنس دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب جو ہے پولیس افسران یا دیگر ملازمین ان کو میڈیکل الاؤنس نہیں ملے گا، جبکہ پولیس کی OPD بھی بحال کر دی گئی۔ اب میڈیکل الاؤنس کسی پولیس افسر یا ملازم کو نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ سندھ نے میڈیکل الاؤنس ختم کرنے کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی آزاد، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔